हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी मीडियम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी क्लास 9th का। ये क्लास 9th का फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट। भारत आकार और स्थिति, ठीक है, लोकेशन और इसकी साइज़ के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट। ये हम अपने लेक्चर सीरीज़ में आज फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और हम आने वाले टाइम में आपकी क्लास 9th के सारे चैप्टर्स डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट, चलिए पेन और पेपर लेकर के, और आपके पास अगर ये NCERT बुक है तो इसे अपने सामने लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी टॉपिक रहेगा, जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा या जो भी की पॉइंट्स रहेंगे उसको हम पहले ही से हाईलाइट कर चुके हैं और कुछ अंडरलाइन इस लेक्चर सीरीज़ में भी हम लोग करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग किसी भी टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, भले ही ये लेक्चर 2 घंटे 3 घंटे का हो जाए एक चैप्टर, बट हम आपको हर एक टॉपिक को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो पाए स्टूडेंट। ये अगर आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट है, किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हैं, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मेरा नाम है सरफराज अंसारी, और अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल हिंदी मीडियम को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो स्टूडेंट, इस पे NCERT से रिलेटेड कंटेंट आपको रेगुलर मिलेगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इन वीडियोस को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस लेक्चर का लाभ मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। इंडिया की जो हिस्ट्री है ना, वो आज से हज़ारों साल पहले हड़प्पा सभ्यता से ही या सिंधु घाटी की सभ्यता से ही इंडियन हिस्ट्री प्रचलन में है और विश्व में प्रख्यात है, ठीक है। पिछले 5 दशकों में यानी 50 साल में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। बेसिकली इकोनॉमिकल हो या सोशल हो, दोनों रूप में भारत पिछले 50 साल से डेवलप कर रहा है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो या उद्योग हो या टेक्नोलॉजी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, तकनीकी। आज इस तकनीकी की ही देन है कि आप ये लेक्चर मोबाइल से देख रहे हैं या लैपटॉप में देख रहे होंगे स्टूडेंट। और ये आज इतने जो पेन, पेपर, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बेसिकली आज से 50 साल पहले ये सपना हुआ करता था, या 100 साल पहले। सो ये एक टेक्नोलॉजी की देन है, ठीक है। और सर्वांगीण विकास, कंप्लीट डेवलपमेंट जो आज के ह्यूमन बीइंग के अंदर हो रहा है धीरे धीरे आने वाले टाइम में, ये विकास में एक अद्भुत प्रगति हुई है। अगर आज से 100 साल पहले आप जाइए ना, 100 साल पहले आप हिस्ट्री को उठा करके देखिए, क्या 100 साल पहले या 150 साल पहले मोबाइल था, टेलीविज़न था, या और भी जितने आप एक्स्ट्रा करिकुलम आप टेक्नोलॉजी की सहायता से कर रहे हैं, ये सारी चीज़ नहीं थे। तो ये चीज़ उस ज़माने के लोगों के लिए सपना ही होगा बेसिकली। जो आज हम इजीली जो इस्तेमाल कर पा रहे हैं, वो पहले के लोगों के लिए एक ड्रीम ही होगा, सपने में भी सोचा नहीं होगा, ठीक है। भारत विश्व का इतिहास में भी बहुत बड़ा योगदान है। बेसिकली जो इंडियन कल्चर है, इंडियन जो प्रकृति है भारत का, वो वर्ल्ड हिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा योगदान है इंडिया का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे के पॉइंट्स जानने की प्रयास करेंगे। स्टूडेंट, आप पेन और पेपर लेके बैठिए, या आपके पास बुक है NCERT का तो ये लेकर के बैठिए। आप इस चीज़ को अंडरलाइन या हाईलाइट करते जाइएगा मेरे साथ साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया की स्थिति के बारे में कि बेसिकली ये कहाँ पे लोकेटेड है इंडिया हमारा, ठीक है। भारत एक विशाल देश है, कहने की बात नहीं है। भारत एक बहुत बड़ा प्रायद्वीपीय देश है, ठीक है, जो दुनिया का क्षेत्रफल में अगर देखा जाए तो दुनिया का 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का। और जनसंख्या की अगर बात की जाए, पॉपुलेशन की अगर बात किया जाए, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा स्थान है। पहला चाइना है, नंबर 1 पे आपका चाइना है, ठीक है, नंबर 1 पे आपका चाइना है, एंड सेकेंड पे हमारा है इंडिया। क्लियर हो स्टूडेंट? यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब ये उत्तरी गोलार्ध में कैसे स्थित है?
आइए सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट्स को समझ लेते हैं। स्टूडेंट, हम लोग हर एक पॉइंट्स को डायग्राम और मैप के माध्यम से समझेंगे कि भारत एक उत्तरी गोलार्ध का देश कैसे है। आइए इस डायग्राम से समझते हैं। देखिए, जैसे आपको पता है कि ये हमारा ग्लोब है, इंडिया का वर्ल्ड का पूरा एक नक्शा है, और ये होता है आपका 0 डिग्री, ये है आपका 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा, स्टूडेंट भूमध्य रेखा आप इसको कह सकते हैं। और ये हमारा ये भी है 0 डिग्री देशांतर, ये 0 डिग्री अक्षांश है, क्लियर है। और ये हमारा है 0 डिग्री देशांतर, बेसिकली 0 डिग्री देशांतर। सो स्टूडेंट, अगर 0 डिग्री जो भूमध्य सागर है, भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा के जो ऊपर है इस साइड में, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ। ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ। और जो नीचे की साइड में, इसको हम लोग बोलते हैं साउथ यानी दक्षिण। ये उत्तर और ये दक्षिण। और स्टूडेंट, जो हमारा आप ये 0 डिग्री देशांतर देख रहे हैं, इसके जो इस साइड में है, इसको हम लोग बोलते हैं ईस्ट। ईस्ट यानी पूरब, ठीक है। और इस साइड को हम लोग बोलते हैं वेस्ट, वेस्ट यानी पश्चिम। सो अब यहाँ समझने वाली बात स्टूडेंट ये है कि ये हमारा पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इस वर्ल्ड के ग्लोब पे यानी ग्लोब पे जो भारत हमारा है वो भूमध्य रेखा के नॉर्थ में है यानी उत्तर में है, क्लियर है। और 0 डिग्री देशांतर के यह पूरब में है। इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा इंडिया है, यानी जो हमारा भारत है, वो बेसिकली उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये आप ध्यान रखेंगे, भूमध्य रेखा के उत्तर में है और हमारा 0 डिग्री देशांतर के पूरब में है। इसीलिए इसको हम लोग उत्तरी पूर्वी, उत्तरी और पूर्वी, ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हम इसे मानते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा ये पॉइंट। चलिए अब हम समझते हैं इसके और दूसरे कॉन्सेप्ट को। इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं ताकि हम इस डायग्राम का फिर से इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। सो ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं हम कि नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है। अगर देखा जाए, इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। इसका अक्षांशीय विस्तार बेसिकली स्टूडेंट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक इसका विस्तार है। देशांतरीय अगर देखेंगे, अभी अक्षांश और देशांतर है क्या स्टूडेंट हम बात करेंगे, ठीक है। हालांकि हम एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का लेक्चर लाएंगे जिसमें अक्षांश और देशांतर के बारे में आपको डिटेल में बता देंगे। उस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देशांतरीय विस्तार में देखा जाए तो यह 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को समझते हैं स्टूडेंट कि ये बेसिकली है क्या। आपको मैं ले चलता हूँ एक मैप पे, ठीक है। ये हमारा है भारत का नक्शा, ठीक है। तो देखिए, ये भारत का आपका ईस्ट साइड है। ईस्ट बोले तो ईस्ट का मतलब हुआ आपका पूरब साइड है, ठीक है। ये आपका पूरब साइड है, ये आपका वेस्ट है यानी पश्चिम साइड, ये आपका बेसिकली नॉर्थ है यानी उत्तर साइड, और ये आपका बेसिकली साउथ है यानी दक्षिण साइड, ठीक है। सो स्टूडेंट, ये हमने चारों साइड रिप्रेजेंट कर दिए। बहुत सारे विद्यार्थियों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि सर भारत के नक्शा में कौन पूरब है कौन पश्चिम है। बहुत लोगों को लगता है कि ये पूरब है, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पूरब साइड आपका ये होता है, ये आपका पश्चिम होता है, ये आपका उत्तर होता है और ये आपका दक्षिण होता है, ठीक है, यानी दक्षिण होता है। सो स्टूडेंट, अगर इसकी अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो देखिए, भारत शुरू होता है यहाँ से, ये इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से। और आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से
37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यानी उत्तर कह रहा है। उत्तर इसलिए कह रहा है कि यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, इसीलिए इसको 8 डिग्री और 4 मिनट, ठीक है, नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ कहा जा रहा है, ठीक है। सो आप ध्यान रखेंगे भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक होता है। क्लियर है स्टूडेंट? अगर इसकी देशांतरीय विस्तार हम समझने का प्रयास करें तो देशांतरीय विस्तार स्टूडेंट इसका होता है 68 डिग्री 7 मिनट से। आप यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं इस चीज़ को। मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ, ठीक है, या आप ऐसे ही देख लेंगे, दिखेगा आपको, बहुत छोटा नहीं है ये स्क्रीन, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक होता है। अब ये पूर्व क्यों होता है? क्योंकि ये हमारा इधर कहीं रहता है 0 डिग्री देशांतर, और 0 डिग्री देशांतर की ये पूर्व साइड में है, इसीलिए इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक ये देशांतरीय विस्तार हो गया। अक्षांशीय विस्तार अभी मैंने बताया आपको 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। आइए चलते हम अपने फिर शुरुआत के टॉपिक पे। और अगर इसके बाद अगर देखा जाए तो भारत से जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। अब ये कर्क रेखा कहाँ से होकर जाती है मैं आपको अभी यहाँ पे फिगर पे दिखा दे रहा हूँ। देखिए एक एक चीज़ हम लोग फिगर से पढ़ेंगे, विथ फिगर पढ़ेंगे, जिससे कि आपको किसी भी टॉपिक को समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो स्टूडेंट, ठीक है। देखिए ये है हमारा कर्क रेखा, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये स्टूडेंट भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। आप देख सकते हैं 2 बराबर भागों में बांटती है भारत को। ये कर्क रेखा है, बेसिकली यह जाती है, मैं आपको फिगर में दिखा दूं, ठीक है, दूसरे फिगर में, कि ये बेसिकली किन किन राज्यों से होकर जाती है, ठीक है। तो देखिए कर्क रेखा आप देख सकते हैं, यही है कर्क रेखा, ठीक है, ये हमारा है कर्क रेखा। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये स्टूडेंट गुजरात से होकर जाती है, नंबर 1। दूसरा राजस्थान से होकर जाती है, नंबर 2। सवाल ये भी पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आ सकता है कि कर्क रेखा बेसिकली किन किन राज्यों से होकर जाती है। तीसरा है आपका मध्य प्रदेश, चौथा है आपका छत्तीसगढ़, पांचवा है आपका झारखंड, ठीक है, और छठा है आपका पश्चिम बंगाल, सातवां आपका त्रिपुरा है, और आठवां आपका है मिजोरम। टोटल 8 स्टेट से स्टूडेंट कर्क रेखा होकर जाती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आपका लास्ट है मिजोरम। ये 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर जाती है, और ये भारत से 23.5 डिग्री 23 से 1/2 डिग्री से होकर जाती है बेसिकली, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसके आगे वाले पॉइंट्स को, ठीक है। बेसिकली ये, ठीक है, सो कर्क रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है। हमने ये भी देखा कि भारत के किन किन राज्यों से होकर जाती है और कौन कितने राज्य हैं, तो 8 स्टेट हैं, ठीक है। अगले पॉइंट्स पे बढ़ते हैं। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह, अरब सागर में स्थित है। सीधी सी बात समझने वाली ये है कि जो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और जो लक्षद्वीप समूह है वो अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीपों समूहों का विस्तार ज्ञात करो। ये आपका काम है, मैं आपको फिगर में दिखा रहा हूँ कि बेसिकली ये द्वीप है कहाँ कहाँ, ठीक है, यानी डायग्राम में। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा बंगाल की खाड़ी जो ईस्ट साइड में है, यानी आपका पूरब साइड में है भारत के, और बंगाल की खाड़ी में ही बेसिकली है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आप याद रखेंगे भारत का ही एक हिस्सा है ये, यूनियन टेरिटरीज है, यानी भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं ये। दूसरा इस साइड में आपका है
अरब सागर, और अरब सागर में ही है बेसिकली स्टूडेंट लक्षद्वीप। तो जो पार्ट ऑफ इंडिया है, भारत का जलीय क्षेत्र है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये हमारा लक्षद्वीप, ठीक है। बेसिकली इसको हम लोग ये आपका पूरब साइड है और ये आपका दक्षिण साइड है, इसीलिए हम लोग दक्षिण पूर्व बोलते हैं इन स्थिति को, ठीक है। और ये देखा जाए स्टूडेंट तो ये आपका पश्चिम साइड है और ये आपका जो है दक्षिण साइड है, इसीलिए दक्षिण पश्चिम भी इसको हम लोग बोलते हैं इस लोकेशन को। सो चलिए हम अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानते हैं। इसको मैं इरेज करूं ताकि हमें आगे के टॉपिक को जानने और समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। देखिए स्टूडेंट, ये जो क्या आप जानते हैं वाले फैक्ट्स है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए क्या आप जानते हैं, जैसे कि सवाल ही पूछ रहा है कि क्या आप जानते हैं। नो, नहीं जानते हैं भाई, बताइए आप। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, जिसे इंदिरा बिंदु कहा जाता है, सन 2004 में सुनामी के कारण लहरों में समुद्र में जलमग्न हो गया था। बेसिकली आइए इस लोकेशन को जरा हम देखते हैं, ये इंदिरा बिंदु कहाँ था, ठीक है। देखिए जो इंदिरा बिंदु है ना, वो था आपका ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास, इस वाले पॉइंट्स में। और सन 2004 में सुनामी आती है और इस इंदिरा बिंदु जो भारत के भूभाग का सबसे दक्षिणी छोर था, वो 2004 की सुनामी में स्टूडेंट डूब जाता है और ये अभी तक इसका कोई पता नहीं चला। बेसिकली ये लैंड फॉर्म में अभी नहीं है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये मैंने आपको ये चीज़ समझाया कि ये ग्लोब है, ठीक है, और ये ग्लोब में इंडिया को दर्शाया गया है। बेसिकली आपको पता ही है कि महाद्वीप 7 होते हैं। नंबर 1 एशिया महाद्वीप, नंबर 2 यूरोप महाद्वीप, नंबर 3 अफ्रीका महाद्वीप, नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, नंबर 5 आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, नंबर 7 है आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। सो स्टूडेंट ये आपके महाद्वीप है, ठीक है। और बेसिकली आपको पता है कि ये आपका ग्लोब है। हम दुनिया को स्टडी यहीं से करते हैं, ठीक है, यहीं से समझा जाता है पूरी दुनिया को। 6 महाद्वीप है बेसिकली स्टूडेंट, ठीक है। क्लियर है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। बेसिकली अब हम बात करेंगे भारत के आकार यानी साइज़ के बारे में कि इंडिया का साइज़ क्या है, बेसिकली आकार क्या है इसका, ठीक है। देखिए भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत की कुल क्षेत्रफल है स्टूडेंट। ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहला कौन सा देश है आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि फर्स्ट वो कौन सा देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, ठीक है। यह भारत से 6 बड़े देश का नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो गूगल कीजिए या किताबों की हेल्प लीजिए, बट इसका जवाब दीजिए, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका वर्ल्ड यानी दुनिया जो है हमारा बिल्कुल, अगर मान लेते हैं कि ये हमारा जो पूरी पृथ्वी है और पूरी पृथ्वी का जो क्षेत्रफल हमारा 100% है स्टूडेंट, ठीक है, 100% है हमारा, ठीक है, सपोज करते हैं ये 100% है, ठीक है। तो ये अगर पूरी दुनिया इस पूरे पार्ट्स में है, इस पूरे पार्ट्स में यानी आपका, तो भारत हमारा एग्जिस्ट करता है 2.4%, 2.4%, ठीक है। यानी लगभग 97.6% पे पूरी दुनिया एग्जिस्ट करती है, निवास करती है, और 2.4% पे इंडिया, ठीक है। आपको पता ही होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार दुनिया के हर 6 आदमी में से भारत का 1 आदमी होगा। यानी अगर दुनिया में 600 लोग हैं तो सिर्फ इंडिया के 600 में से 100 लोग होंगे। इतनी तेज़ी से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रहा है।
इसी पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया है, जिससे कि आइए आने वाले समय में देखेंगे कि जनसंख्या पर नियंत्रण किस प्रकार हो पा रहा है या नहीं। ठीक है, देखिए भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, मैंने अभी आपको बताया। फर्स्ट आपका रसिया है यानी रूस है। ठीक है, 7वां हमारा देश है भारत, दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत की अगर स्थलीय सीमा रेखा की बात करें तो लगभग 15,200 किलोमीटर है, अभी हम इसको जानेंगे। समुद्र तट रेखा की अगर बात करें तो ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह के साथ 7,516 है। ठीक है, चलिए अब इस चीज़ को स्टूडेंट हम मैप पे जानते हैं कि बेसिकली भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 वो कहाँ है, और 7,500 समथिंग आपका तटीय रेखा है आपका लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित। तो देखिए ये जो आप ग्रीन क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये आप क्षेत्र जो देख रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्थलीय सीमा। ठीक है, जो आपका यहाँ से शुरू होता है, गुजरात से शुरू होता है और ऐसे होकर के ये आपका लास्ट पश्चिम बंगाल या उड़ीसा के बॉर्डर तक आता है। तो ये स्टूडेंट है स्थलीय सीमा, जिसकी लंबाई अभी हमने देखा 15,200 वर्ग किलोमीटर होता है। ठीक है, स्थलीय से मतलब ये होता है कि भारत का वह क्षेत्र जो स्थल खंड से जुड़ा हुआ है, मतलब भूमि से जुड़ा हुआ है। सीधा सा मतलब यही है कि जो सीमा, जो भारत का क्षेत्र, भारत का राज्य स्थल से जुड़ा हुआ है, मतलब भूमि से। तो ये आप जो देख रहे हैं ना, ये लैंड है यानी भूमि है आपका। ठीक है, जलीय सीमा नहीं, ये सब आपका लैंड है यानी भूमि से जुड़ा हुआ है, जिसकी लंबाई आपका 15,200 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? तो ये आपका स्थलीय सीमा है, वह क्षेत्र जो स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसे हम लोग स्थलीय सीमा कहते हैं। क्लियर है? आप इस चीज़ पे एकदम, ये मेन पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये है स्टूडेंट आपका जलीय सीमा। जलीय सीमा का मतलब ये होता है, तटीय क्षेत्र का मतलब ये होता है भारत का वह क्षेत्र जो जल से घिरा हुआ है, मतलब जो बेसिकली जल के किनारे हैं, समंदर के किनारे हैं, उसको हम लोग तटीय क्षेत्र बोलते हैं। तटीय क्षेत्र में अगर देखा जाए तो इसकी लंबाई है स्टूडेंट, तटीय क्षेत्र की अगर लंबाई की अगर हम बात करें तो तटीय क्षेत्र की आपकी लंबाई है लगभग 7,516 इसकी लंबाई है। ठीक है, 7,516। अगर बात करें तटीय क्षेत्र पे कौन कौन से राज्य हैं बेसिकली, तो इसके लिए हमें दूसरे स्लाइड पे चलना पड़ेगा। देखिए ये चीज़ आप क्लियर रहिए, तटीय क्षेत्र का मतलब यही होता है कि वह क्षेत्र जो जलीय सीमा साझा करता हो, सीधा सा मतलब यही है। अब वह कौन से ऐसे राज्य हैं जो स्थलीय सीमा और तटीय सीमा साझा करते हैं, तो इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन आपके राज्य हैं। देखिए अगर बात करें हम लोग सबसे पहले स्थलीय सीमा की, तो आपका सबसे पहले गुजरात है जो ये आपका स्थलीय सीमा साझा करता है। उसके बाद राजस्थान है आपका, राजस्थान जो स्थलीय सीमा साझा करता है। ठीक है, ध्यान देंगे, गुजरात, राजस्थान ये स्थलीय सीमा साझा कर रहा है। आपका पंजाब है, जम्मू कश्मीर, आज का ये नक्शा नहीं है, बेसिकली एनसीईआरटी में आपके बुक में ये पुराना नक्शा है। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर ये आपका जम्मू एंड लद्दाख में बट चुका है। ठीक है, सो ये आपका जम्मू कश्मीर भी लैंड सीमा बनाता है, लद्दाख भी आपका है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आपका, बिहार। ठीक है, क्लियर है? हम पड़ोसी देश में बात करेंगे बेसिकली कौन से राज्य किस देश के साथ सीमा साझा करते हैं, ये हम पड़ोसी देश वाले टॉपिक में स्टूडेंट समझेंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका बेसिकली यहाँ पे सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, असम का कुछ भाग है, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, यहाँ पे पश्चिम बंगाल। ठीक है, और थोड़ा सा बिहार। सो स्टूडेंट ये स्थलीय सीमा से साझा करते हैं ये राज्य। अगर हम जलीय सीमा की अगर बात करें
जलीय सीमा की बात करें, बेसिकली तटीय क्षेत्र की अगर बात करें तो तटीय क्षेत्र है आपका, पहला है आपका गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र, ये छोटा सा गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये आपका ओडिशा एंड पश्चिम बंगाल। लगभग 9 स्टेट, 9 भारत के राज्य तटीय सीमा से साझा करते हैं और इनमें सबसे बड़ा तटीय सीमा साझा करने वाला आपका राज्य है स्टूडेंट, सबसे बड़ा तटीय सीमा साझा करने वाला जो राज्य है आपका वो है गुजरात। ये आप पॉइंट्स याद रखेंगे, ये एग्जामिनेशन में सवाल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। कि सबसे अधिक तटीय सीमा साझा करने वाला राज्य है आपका गुजरात, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। और सबसे अधिक स्थलीय सीमा साझा करने वाला राज्य है आपका बांग्लादेश, लगभग 4096 किलोमीटर इसे साझा करता है। गुजरात आपका तटीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है, स्थलीय क्षेत्र में आपका है बांग्लादेश, ये आप याद रखेंगे। सबसे कम यहाँ पे आपका साझा करता है लद्दाख अफ़गानिस्तान के साथ, उसको हम लोग पड़ोसी देश वाले सेक्शन में बात करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि बेसिकली इसके और पॉइंट्स क्या है, ठीक है। अगले स्लाइड में हम लोग चलते हैं। तो बेसिकली ये स्लाइड हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। देखिए, भारत के उत्तर पश्चिम में, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा में नवीनतम वलित पर्वत हैं। इसके दक्षिण भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता है। इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। अब ये जितने पॉइंट्स देख रहे हैं, आइए इसको हम लोग मैप पे चलते हैं और भारत के मैप पे ये चीज़ समझते हैं कि सर ये सब क्या है। बेसिकली सबसे पहले आपने देखा कि इसके पूरब में है बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में है अरब सागर, और ये आपका जो उत्तर है, उत्तर या उत्तर पूर्व में ये वलित पर्वत है, ये पर्वतीय क्षेत्र है स्टूडेंट, ठीक है। ये सारा चीज़ आपका ये लगभग पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। बेसिकली कुछ ज़्यादा ही मैंने कर दिया, तो ये वलित पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद ये कहा है कि जो 22 डिग्री, ये 22 डिग्री है ना, 23 डिग्री आपका कर्क रेखा होता है, तो 22 डिग्री के बाद ये जो इंडिया का जो नक्शा है ना, अब ये धीरे धीरे सकरा होने लगा। सकरा हिंद महासागर की तरफ आते आते सकरा एकदम छोटा हो गया, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि जैसे ग्लास देखे होंगे तो ऊपर से चौड़ा होता है, नीचे से थोड़ा सा क्या होता है, सकरा होता है। उसी प्रकार 22 डिग्री अक्षांश पे भारत का जो नक्शा है ना, बेसिकली भारत का जो भूभाग है वो हिंद महासागर की तरफ बढ़ते बढ़ते धीरे 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 ये सकरा होने लगा, ठीक है। यह पॉइंट याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट अब स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे। ये स्टूडेंट ये चीज़ को आप अंडरलाइन करते चलिए, आप अपने एक पेज पे भारत का नक्शा बनाइए और इन चीज़ को लिखिए बेसिकली कंप्लीट तरीके से, तभी आप इंडियन ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है आपको इंडियन ज्योग्राफी में, ठीक है। स्टूडेंट इस नक्शा से मैं एक चीज़ और बता दूं, ये भारत की जो पूरब से पश्चिम का जो विस्तार है ना, जो पूरब से पश्चिम का जो विस्तार है ये आपका 2933 किलोमीटर है। यानी अगर आप अरुणाचल प्रदेश से बस पे बैठेंगे और आपको यहाँ गुजरात आना है तो स्टूडेंट ये है आपका, यहाँ आपको आते आते 2933 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ेगा। और इसी प्रकार एज इट इज़ अगर आप कश्मीर से चलते हैं कन्याकुमारी के लिए तो आपको 3214 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट यहाँ से सवाल बनता है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। तो सबसे पूर्वी राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश, एपी। सबसे पहले सनलाइट यहीं पे आता है क्योंकि ये भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी राज्य है बेसिकली। इसमें एक जगह है जिसका नाम है कीवीथू। कीवीथू एक जगह है, भारत का सबसे पूर्वी छोर बेसिकली वही है, याद रखें कीवीथू, ठीक है। पश्चिम की अगर बात की तो पश्चिम आपका पड़ता है गुजरात में पड़ता है, और गुजरात में सबसे लास्ट में सनलाइट निकलता है बेसिकली क्योंकि ये सबसे पश्चिमी छोर पे है। और यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है गुहार मोती या गौहर मोता भी इसको बोलते हैं। गुजरात में एक क्षेत्र है जो सबसे भारत का पश्चिमी क्षेत्र है, आप याद रखेंगे।
ये जम्मू कश्मीर जो आज का लद्दाख है बेसिकली, ये सबसे आपका पूर्वी यूनियन टेरिटरीज़ हैं। बेसिकली बहुत पहले राज्य था, बट ये अब यूनियन टेरिटरीज़ यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ एक जगह था जिसका नाम है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल जो सबसे उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी जगह है भारत का, ठीक है। उसके बाद सबसे दक्षिणी की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी सबसे दक्षिणी क्षेत्र है, जबकि ये मुख्य भूभाग का दक्षिणी क्षेत्र है। अगर आप जलीय तटीय क्षेत्र में आएंगे तो इसमें आपका इंदिरा पॉइंट था जो 2004 की सुनामी में डूब गया। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर इंदिरा पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है, वहाँ पे पूरा जल भरा हुआ है, वो आज के टाइम में नहीं है बेसिकली। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये वाला पॉइंट्स भी आप याद रखेंगे, और इसके साथ आगे मैं आपको बताऊंगा इस मैप से रिलेटेड अभी और चीज़ें हमें जानना है, तो इसीलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ ताकि हम आगे अपने टॉपिक में इस मैप का बेसिकली इस्तेमाल कर पाएँ, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट्स हमने देखा अभी स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट है कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, ठीक है। अभी मैं इसको आगे बताऊंगा आपको, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण की विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। मतलब दोनों का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री है, फिर भी कम क्यों होता है ये, उसको हम आइए समझते हैं, ठीक है। मैप पे बेसिकली मैप हमारा यही रहेगा। देखिए यही कह रहा है कि अगर आप 8 डिग्री 4 मिनट में 37 डिग्री 6 मिनट में से अगर आप माइनस करेंगे तो 30 डिग्री का डिफरेंस आएगा। 68 डिग्री और 97 डिग्री में डिफरेंस करेंगे तो 30 डिग्री आएगा। बट सर दोनों का अक्षांशीय विस्तार जब बराबर ही है तो ये दूरी कम क्यों और ये दूरी ज़्यादा क्यों? अब देखिए ये दूरी जो उत्तर से जो दक्षिण वाली दूरी है ज़्यादा इसलिए हो रही है कि ये एक देशांतर है, और बेसिकली जो देशांतर होते हैं ना वो भूमध्य रेखा में उनका क्षेत्र बड़ा होता है, इसीलिए ये डिस्टेंस ज़्यादा प्रतीत हो रहा है या है भी, और ये कम हो रहा है, ठीक है। तो यही मेन रीज़न है, 30 डिग्री विस्तार होने के बावजूद भी ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। सर ये क्या है? देश एक है, सूरज एक है, तो ये टाइम में अंतर क्यों, डिफरेंस क्यों? इसको समझते हैं हम लोग मैप से। देखिए मैंने शुरुआत में ही कहा है कि हम अपने इस लेक्चर सीरीज़ में मैप का बहुत इस्तेमाल होगा स्टूडेंट। विदाउट मैप, बिना मैप का भूगोल पढ़ना वैसा ही है जैसा बिना हथियार का युद्ध में जाना। अगर आप बिना हथियार का युद्ध में जा रहे हैं तो यकीनन आपको हार का मुंह देखना पड़ेगा। वैसे ही अगर आप बिना मैप का ज्योग्राफी यानी भूगोल अध्ययन कर रहे हैं तो आपको ज्योग्राफी सिर्फ रट सकते हैं, उसको समझ नहीं सकते हैं। देखिए ज्योग्राफी ना एक साइंस ही है। जिस तरह से आप फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, ये लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, उसी प्रकार से ये आपका ज्योग्राफी भी होता है स्टूडेंट। ये भी एक प्रकार का विज्ञान ही है, बट विद्यार्थी इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती है। तो चीज़ों को समझिए, नोट कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर यहाँ चीज़ नहीं समझ में आया, तो मैं उसको कोशिश करूँगा कि कोई डाउट क्लास अलग से उस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं एक छोटा सा वीडियो लाऊं और उसको आपको समझाऊं। देखिए अगर आप हमारे इस चैनल पे रेगुलर बने रहते हैं तो आपको इंडियन ज्योग्राफी चाहे क्लास 9th का हो, या अगर आप 10th के स्टूडेंट तो 10th के लिए, या 11th एंड 12th, सबके लिए मैं ज्योग्राफी का लेक्चर लाऊंगा। ज्योग्राफी ही नहीं, हम लोग फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड पॉलिटी यानी संविधान, सारे एनसीईआरटी करने वाले स्टूडेंट। अगर आप इस लॉकडाउन में घर बैठे बोर हो रहे हैं तो ये लेक्चर आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। चलिए टॉपिक पे बढ़ते हैं।
सो हमारा टॉपिक यही था कि हम बेसिकली, ये मैंने आपको अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देखा यहाँ। हाँ, पॉइंट ये था कि यहाँ पे सनलाइट पहले होता है, यहाँ पे बाद क्यों। तो देखिए ये आपका ईस्ट साइड है, यानी आपका पूरब साइड है स्टूडेंट, ठीक है, ये आपका पूरब साइड है। और आपको पता है कि जो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, पृथ्वी ऐसे घूमती है पश्चिम से पूरब की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ। तो सबसे पहले जो सनलाइट है ना वो यहीं रहता है, सबसे पहले पूरब में सनलाइट दिखता है, ठीक है। सो समझने वाली बात यह है कि भारत में सबसे पहले सुबह यहाँ होता है अरुणाचल प्रदेश में, और सनलाइट को यहाँ आते आते गुजरात में 2 घंटे का अंतर हो जाता है। मतलब ये कि अगर अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे सुबह हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो इस समय के हिसाब से गुजरात में 8 बजे सुबह होगा। अब ये स्टूडेंट, ये बड़ा मतभेद वाला बात हो गया। बहुत साल पहले या अभी भी इन राज्यों, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, इनके द्वारा मांग किया जाता है कि जो टाइम जोन है, भारत में टाइम जोन एक ही है, अभी हम देखेंगे वो क्या है, 2 टाइम जोन की मांग किया जाने लगा। तो झगड़ा इस बात का था कि सनलाइट यहाँ पहले हो रहा है, तो अगर यहाँ सुबह 6 बज रहे हैं, आप टाइम सेट कर रहे हैं, तो यहाँ 8 बजे सुबह होगा, तो फिर सारा दिन का शेड्यूल इन लोगों का गड़बड़ हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा। तो भारत के ज्योग्राफिकल साइंटिस्टों ने किया क्या कि इसका एक सॉल्यूशन ढूंढा। सॉल्यूशन ये था कि सबसे पहले हम फैक्ट्स देख लेते हैं, सॉल्यूशन क्या था। इन्हीं बीमारी को दूर करने के लिए, यानी गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का स्थानीय समय में 2 घंटे के अंतर को भरपाई करने के लिए 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यौमोत्तर रेखा माना गया, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की ओर अवधि पर पड़ता है। ये पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं ये वाला पॉइंट्स, ठीक है। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा मैप पे। मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सनलाइट पहले यहाँ पड़ रहा था, सबसे लेट इन 2 घंटे के बाद यहाँ आ रहा था। तो भारत के ज्योग्राफिकल साइंटिस्टों ने क्या किया, इसका एक इलाज ढूंढा। उसने ये कहा कि हम 82.5 डिग्री देशांतर को हम एक स्टैंडर्ड मानक टाइम मान ले रहे हैं। यानी ये आपका अरुणाचल प्रदेश और आपका गुजरात का ये मध्य एरिया है, मध्य लाइन है। तो ये आपके उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर से होकर जाती है, या इलाहाबाद के नैनी से भी किसी किताब में लिखा जाता है। हालांकि ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर जाती है, या आप कह सकते हैं इलाहाबाद के नैनी से होकर जाती है, दोनों सही है। बट अगर सबसे पहले कहीं आ गया उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से, तो आप उसमें टिक करेंगे, या आपकी किताब में अगर आ गया ऑप्शन में उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से, तो आप इस पर टिक आउट कर लेंगे, ठीक है। यानी 82.5 डिग्री देशांतर को हमने भारत का मानक यामयोत्तर, मानक समय रेखा माना गया। और स्टूडेंट यहाँ के सनलाइट, जब यहाँ पे सनलाइट आता है तो इस यहाँ के हिसाब से हम लोग मानते हैं कि सुबह हुआ है। बेसिकली अगर यहाँ पे आपका 6 बज रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तब तक आपका यहाँ पे 7 बज जाएगा, और यहाँ पे आपका बजेगा बेसिकली 8, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे, सॉरी यहाँ पे तो हो जाएगा आपका 5 बजेगा, बिल्कुल 5 बजेगा, ठीक है। बिकॉज़ जब हम पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो समय बढ़ेगा, और पूरब से हम पश्चिम की तरफ आएंगे तो समय बेसिकली घटेगा। सो थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे हो गया, हम इसको करेक्ट करते हैं। इधर से अब जब इधर आएंगे तो समय बढ़ेगा, यानी अगर यहाँ पे 7 बज रहा है तो यहाँ पे आपका 8 बजेगा, और यहाँ पे आपका 9 बजेगा। तो इसीलिए परफेक्ट टाइमिंग होगा यहाँ पे हम 5 बजाते हैं, तो इस हिसाब से 7 बजे आपका उत्तर प्रदेश के नियरेस्ट एरिया में सुबह होगा, और यहाँ गुजरात में 8 बजे सुबह होगा। तो ठीक है,
5 से 6 और 6 से यहाँ पे 7, ठीक है। तो 1-1 घंटे का डिफरेंस हुआ बेसिकली, ठीक है, 1-1 घंटे का आपका डिफरेंस हुआ। तो ये थोड़ा सा सोल्यूशन हुआ भारत के लोगों के लिए, बट अभी भी पूर्वोत्तर राज्यों के द्वारा ये डिमांड किया जा रहा है कि भारत सरकार से कि भारत में कम से कम 2 याम्योत्तर रेखा बनाया जाए। जैसे कि आपको पता होगा कि रूस में 11 मानक समय रेखा है, अमेरिका में 6 मानक समय रेखा है। तो जो बड़े बड़े क्षेत्रफल वाले जो देश है वहाँ पे इतने सारे समय कटिबंध निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। चलिए एक बार और अपने इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं स्टूडेंट। ये लास्ट बात था कि अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। बेसिकली इस चीज़ को हम मैप पे समझते हैं, ग्लोब पे बेहतर समझ में आएगा आपको, ठीक है। देखिए दिन और रात से तात्पर्य ये है बेसिकली स्टूडेंट, ठीक है, कि सनलाइट आपको पता है पूरब साइड से इधर से आता है, यहाँ से सनलाइट आपका आता है। इसको मैं येलो कलर से करूँ, ठीक है। यहाँ से हमारा सनलाइट आता है, क्योंकि हमारे पास उतना स्पेस नहीं कि मैं आपको इधर बनाऊँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, सनलाइट इधर से आता है। सो सबसे पहले इस एरियाज़ पे आपका सूर्य का प्रकाश आएगा, ठीक है। इन एरियाज़ पे सनलाइट आपका आएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले दिन इधर होगा, जब इधर रात हो जाएगा तब इधर दिन होगा। तो दिन और रात की जो अवधि पर प्रभाव पड़ता है बेसिकली देशांतरीय विस्तार का, बेसिकली, ठीक है। अक्षांशीय का नहीं, बेसिकली देशांतरीय विस्तार का, क्योंकि जो हमारा ग्लोब है ना, जो हमारा ये ग्लोब है स्टूडेंट, जो हमारे ये ग्लोब जो देख रहे हैं वो कुछ ऐसे रोटेट करता है, ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे नहीं रोटेट करता है। ग्लोब हम लोगों का जो हमारी पृथ्वी है वो स्टूडेंट, इसको मैं इरेज कर लूँ, पृथ्वी हमारी ऐसे घूमती है, ऐसे, ठीक है, ऐसे घूमती है, न कि हमारी पृथ्वी ऐसे घूमती है, ऐसे नहीं घूमती है, ठीक है। ये गलत है, जबकि हमारा ये सही है, ठीक है। इसीलिए अक्षांश का प्रभाव नहीं पड़ता है दिन रात पे, देशांतर का प्रभाव पड़ता है बेसिकली, ठीक है। सो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट है भारत तथा विश्व। बेसिकली भारत और विश्व के बीच क्या रिलेशन है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। अभी इस चीज़ को हम लोग देखेंगे कि बेसिकली किस से हम लोग समझेंगे कि यह एशिया के पूर्व और पश्चिम में के बीच में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में, यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत है, फैला हुआ है, और पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ पूर्वी एशिया देशों से भी पूर्वी तट पर माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश का तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण हिंद महासागर का नाम भारत पे रखा गया है। अब चलिए इस चीज़ को हम लोग बेसिकली ग्लोब पे समझते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ये सब बेसिकली है क्या। इसको हम इरेज कर लेते हैं। देखिए आपको पता है कि ये हमारा एशिया महाद्वीप है, ठीक है। एशिया महाद्वीप का ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। तो आप देख सकते हैं कि जो भारत है वो एशिया महाद्वीप के पूरब और पश्चिम के मध्य में स्थित है, ठीक है। पूरब और पश्चिम के मध्य में स्थित है। और अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो एशिया का ये आपका उत्तर है, नॉर्थ है बेसिकली, और ये आपका है साउथ, दक्षिण। तो दक्षिणी क्षेत्र पे स्थित है, दक्षिणी क्षेत्र पे स्थित है, ठीक है। और एशिया महाद्वीप का एकमात्र ऐसा देश इंडिया है जो हिंद महासागर से यह इसका स्थलखंड जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसके पश्चिम में अफ्रीका है, पश्चिम उत्तर में आपका यूरोप है, पूरब में प्रशांत महासागर है, और पूरब और दक्षिण में आपका है ऑस्ट्रेलिया।
बेसिकली यही सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इस ग्लोब से, ठीक है। तो आपको अगर ये मैप समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो इन वीडियो को पॉज करके फिर पीछे करके आप देखिए, वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को एक बार देखने के बाद एक बार बुक का रिवीजन कीजिए या बुक पढ़िए, फिर एक बार वीडियोस देखिए, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जो ज्ञात कीजिए और जो क्या आप जानते हैं, ये जो एनसीईआरटी की जो अदा है ना, ये जो टेक्निक है, जो क्वालिटी है, यही सबसे बेस्ट है। और इसे हम विद्यार्थी इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, समझने का प्रयास नहीं करते हैं। टीचर भी इससे भागता है, दूर हट जाता है, क्योंकि ये प्रश्न है और प्रश्न आपको उलझाएंगे। जब आप इसमें उलझेंगे तभी तो सुलझेंगे। तो आइए उलझने का प्रयास करते हैं। ज्ञात कीजिए 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को भारत की मानक समय याम्योत्तर रेखा क्यों माना जाता है। इस सवाल का जवाब कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात में अवधि में अंतर क्यों होते हैं। आइए इसको समझ लेते हैं। सर पॉइंट यही था कि 82.5 डिग्री को भारत का मानक याम्योत्तर क्यों माना जाता है। अभी हमने बताया आपको कि यहाँ और यहाँ में 2 घंटे का अंतराल हो जा रहा है। इसी समस्या को समाधान करने के लिए इसके और इसके मध्य में यानी 82.5 डिग्री पे एक रेखा खींच दिया गया, जिसको कहा गया मानक याम्योत्तर रेखा, ताकि दोनों यानी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के जो समय का अंतर है वो एक मध्य में आ जाए, बीच का हो जाए, ना आपका समय हो ना आपका समय हो, मध्य का हो जाए। इसीलिए 82.5 डिग्री को भारत का मानक याम्योत्तर रेखा माना गया। बेसिकली अगर आप 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट को जोड़ करके डिवाइड बाई 2 करेंगे, 2 से भाग करेंगे, तो आपका 82.5 डिग्री आ जाएगा। टेस्ट कर लेंगे आप, ठीक है, अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों होता है। ये भी आपका ग्लोब से हम लोग समझेंगे, ठीक है, कि दिन रात में बेसिकली अवधि अंतर क्यों होते हैं। तो इसके लिए हम लोग चलेंगे इस ग्लोब पे। बेसिकली स्टूडेंट आपको पता है कि यहाँ पे आपका है कन्याकुमारी और यहाँ पे आपका है बेसिकली कश्मीर, ठीक है। अब देखिए दिन रात में अवधि में अंतर होने का रीज़न यही है कि सनलाइट जो भूमध्य ये भूमध्य रेखा है आपका 0 डिग्री विषुवत रेखा है। तो जो विषुवत रेखा है इस पर सूर्य की सनलाइट सीधी पड़ती है और भूमध्य रेखा की तरफ जो देशांतरीय विस्तार होता है ना, ये आप देख सकते हैं मैप में बहुत अच्छे तरीके से कि ये भूमध्य रेखा की तरफ ये देशांतरीय विस्तार बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और जैसे से ऊपर जा रहे हैं ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है यानी कम हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे दिन रात अवधि में डिफरेंस होता है, क्योंकि इनके देशांतरों की मध्य दूरी कन्याकुमारी में और कश्मीर में समान नहीं है। इसीलिए दिन रात के अवधि में अंतर होता है। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। हम ये 1 शॉट में आपका चैप्टर नंबर 1 क्लियर करने वाले हैं। यदि एक ही वीडियो को आप देखिए और आपका पूरा सेक्शन चैप्टर 1 का ख़त्म हो जाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर का एक्सरसाइज भी लाएं, जिससे कि आपको इन चैप्टर को देख लेने के बाद एक बार एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिए, लगभग आपकी पूरी तैयारी इतनी सफिशिएंट होगी। अगर आपने 1-2 बार वीडियो देख लिया, बुक को रिवीजन किया, एक हल्का सा नोट्स बनाया और उसके बाद एक्सरसाइज अगर देख लिया आप, तो आपका काम हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। बेसिकली क्या आप जानते हैं? नो, नेवर, कभी नहीं जानते हैं, बट जानने का प्रयास करेंगे। सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई, ठीक है। 7000 किलोमीटर कैसे, आइए देख लेते हैं। देखिए बेसिकली ये है आपका सुएज नहर, कहीं यहाँ पे यूरोप और भारत के बीच इधर कहीं से खुला। नहीं तो पहले यूरोप के लोग ऐसे आते थे
भारत में व्यापार करने। तो अगर ये दूरी यहाँ से सुएज नहर का जगह मिलने से 7000 समथिंग किलोमीटर दूरी कम हो जाती है। बहुत बड़ी दूरी होती है बाई शिप, बाई जहाज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो ग्राफ देख रहे हैं स्टूडेंट, ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ को रट जाओ, घोट जाओ, पी लो एकदम। देखिए ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है विश्व के 7 सबसे बड़े देश। मैंने आपसे पूछा था कमेंट बॉक्स में बताने के लिए सबसे बड़ा देश, आपको यहाँ पे मिल गया, आप बताने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, सबसे पहला देश जो है रसिया, रूस, जिसकी जो प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर पे, ठीक है, यानी जिसकी क्षेत्रफल देखा जाए ना आपका 17.09 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, लाख वर्ग किलोमीटर है बेसिकली। ठीक है, इतना लाख यानी 17.09 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। आप देख सकते हैं भारत यहीं तक है और इसका कितने हाई है। तो विश्व का सबसे बड़ा अगर देश है कोई, रशिया है, रूस है, जिसका राजधानी आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि रूस की राजधानी कहाँ है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपका आता है कनाडा। कनाडा का 9.98 है, आपका 9.98 है। थर्ड आता है आपका अमेरिका। अमेरिका आपका आता है 9.83 है बेसिकली। उसके बाद आता है चाइना। चाइना का है 9.60 क्षेत्रफल है बेसिकली ये। ठीक है, लाख में। ब्राज़ील उसके बाद आता है, ब्राज़ील का 8.51। ब्राज़ील का आपने नाम सुना होगा, जहाँ के जो फुटबॉल बड़ा फेमस है वहाँ का, बहुत जिस तरह क्रिकेट इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया का, अफ्रीका का फेमस है, उसी तरह से ब्राज़ील का फुटबॉल है। छठवा है आपका ऑस्ट्रेलिया 7.9 एंड सातवां है आपका 3.28 यानी 3.2 यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का है। ठीक है, 8वें नंबर पे कौन सा देश है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और मैं देख रहा हूँ कि कितने स्टूडेंट सीरियसली इस लेक्चर सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट नहीं हैं और आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि ये आपके लिए लेक्चर इम्पॉर्टेंट नहीं है। ज्योग्राफी अगर जिस एग्ज़ाम में आ रहा है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट, तो ये आप याद रखेंगे, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, उसके बाद कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड भारत। और मज़े की बात ये है कि 4 नंबर वाला चाइना के पास सबसे अधिक पॉपुलेशन है, सबसे अधिक पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। आपने सुना होगा कि चीन सरकार ने इस बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए 1 चाइल्ड पॉलिसी नियम लागू किया था, जिससे कि चीन की जनसंख्या में बहुत ही रोकथाम हुआ। बट ये पॉलिसी आज के टाइम में नहीं है, हटा दिया गया है उसको। ठीक है, भारत दूसरे नंबर का है। दूसरे नंबर पे अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए, फर्स्ट चाइना, सेकंड हमारा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। स्टूडेंट आने वाले 2050 तक हम चाइना को भी पार कर जाएंगे अगर इसी रेशियो से जनसंख्या बढ़ती रही तो। बट खुशी की बात यह है कि हमारे 14 स्टेट में कहीं लागू हो भी गया है, कहीं लागू होने वाला है 2 चाइल्ड पॉलिसी यानी 2 बच्चों की नीति। अगर आप किसी के 2 से अधिक बच्चे अगर होंगे कानून बनने के बाद, ऐसा नहीं कि जिसके पहले से 3 या 4 थे उस पर ये नियम लागू होगा, जिसके नियम लागू होने के बाद अगर किसी के 2 या 2 से अधिक जिसके बच्चे हो रहे हैं तो ये पॉलिसी के बीच वो फंस जाएगा। यानी जो भी इस पॉलिसी में कंडीशंस होंगे और वो फुलफ़िल नहीं कर पाएगा तो उसे इस कंडीशन से नुकसान होने वाला है। 4 पॉइंट आप याद रखेंगे स्टूडेंट। इस स्लाइड से आपको 4 पॉइंट याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस, भारत का 7वां स्थान है।
जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चाइना। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। ये आप 4 पॉइंट याद रखेंगे। डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है या आपके इस एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। देखिए जो अगला स्लाइड आ रहा है हमारा, ये इंडिया का मैप आ रहा है। हमने इंडिया का मैप को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपको समझाया, ठीक है, और हमने इसको डिटेल में एनालिसिस भी किया। हालांकि हम इससे अगले आने वाले मैप में हम लोग डिटेल में समझेंगे बेसिकली इसके मैपिंग वाले पार्ट्स को। मैंने अभी बताया आपको कि ज्योग्राफी में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका मैप अगर आप तैयार कर लिए हैं, अगर आपको आता है मैप अच्छे से समझना, तो आपके लिए ज्योग्राफी कुछ भी नहीं है, आप इजीली इसको टैकल कर लेंगे। बट अगर आप मैप में ही कंफ्यूज हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बेसिकली ये भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग है, ठीक है। इसको आइए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए भारत के सबसे बड़े जो 4 राज्य हैं ना, पहला है आपका चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लाइन सीधी है इसको हमने वायु मार्ग दिया और जो डॉटेड है वो समुद्री मार्ग, ठीक है। तो बेसिकली ये जो देख सकते हैं कि चेन्नई एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का है यानी वायुयान द्वारा, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक आपका साधन है, दिल्ली है आपका, एंड मुंबई है, ठीक है। उसके बाद अगर इसकी जलीय सीमा की अगर देखा जाए तो जलीय सीमा आपका है, मुंबई सबसे बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। मुंबई से आपका ये अफ्रीकन कंट्री में भी आता है, अरबियन देश होते हुए आपका यूरोपियन कंट्री में व्यापार होता है मुंबई क्षेत्र में, ठीक है। मुंबई से बेसिकली कोलकाता भी है, कोलकाता बेसिकली यहाँ आपका इधर जापान के क्षेत्र में व्यापार करता है जलीय सीमा से या वायुयान सीमा से भी, हवाई जहाज़ के क्षेत्र से भी, ठीक है। और चेन्नई में भी है, बेसिकली चेन्नई में आपको जलीय पोर्ट नहीं मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय, आप देख सकते हैं मैप में, भले आज के टाइम में वेरीफाई होकर के बनाया गया, बट ये बहुत जटिल मैप है। आप इसको ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट भारत के पड़ोसी देश। भारत का दक्षिणी एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 29 राज्य, पुरानी किताबें भूल जाइए, 7 केंद्र शासित प्रदेश, पुरानी किताबें भूल जाइए। आज के टाइम में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हम अपने मैप पे, इंडियन मैप पे चलिए 28 राज्य को देखते हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश को देखते हैं। उसके बाद हम इस फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे भारत के राज्य 28 राज्य से, ठीक है। शुरू करेंगे हम लोग इधर ईस्ट से यानी पूरब से, ठीक है। सबसे पहला है आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और इसी में आपका आसाम, ठीक है। ये है आपका आसाम, ठीक है। आप ये आपका आसाम है बेसिकली, ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये आपका, ये बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं 7 सिस्टर स्टेट, 7 बहनों वाले राज्य, जिसमें आपका मेघालय है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, ठीक है। ये सब सारे स्टेट कितने हुए? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 और एक है आपका बेसिकली देख सकते हैं इसमें मिजोरम है, बेसिकली मिजोरम, ठीक है। तो 7 ये उत्तरी पूर्वी राज्य नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं जिन्हें हम लोग 7 बहनों वाले राज्य भी कहते हैं। उसके बाद आपका आता है स्टूडेंट, अगला स्टेट आता है, नेक्स्ट स्टेट जो आता है आपका ये है सिक्किम के बाद आपका आता है पश्चिम बंगाल, देन झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश,
तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश। ठीक है, ये आपका मध्य प्रदेश है। और ये अपना राज्य उत्तर प्रदेश, गुजरात, ये आपका गोवा, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। ये 28 स्टेट रहे। अब इनकी हम लोग एक एक करके राजधानी समझने का प्रयास करेंगे। मैं एक एक स्टेट का नाम बोलता चलूँगा और राजधानी अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, वरना आप नोट कर लेंगे। सबसे पहले केरल है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम भी बोलते हैं। उसके बाद है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी स्टूडेंट चेन्नई है। बहुत छोटी चीज़ें आप याद रखेंगे। देन उसके बाद आपका आता है आंध्र प्रदेश। बेसिकली आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है, बट तेलंगाना की भी राजधानी हैदराबाद है, लेकिन आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती प्रस्तावित किया गया है। मतलब ये प्रपोजल रखा गया है कि फ्यूचर में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो सकता है, बट अभी के लिए आपका हैदराबाद है। उसके बाद कर्नाटक, कर्नाटक का बेंगलोर है। गोवा, गोवा का आपका पणजी है। ठीक है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का मुंबई है। गुजरात, गुजरात की राजधानी आपका गांधीनगर है। ठीक है, आप याद रखेंगे। राजस्थान यानी जयपुर इसकी राजधानी है राजस्थान की। मध्य प्रदेश की आपका भोपाल है। ठीक है। छत्तीसगढ़ जिसकी राजधानी रायपुर है। उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी आपका है भुवनेश्वर। याद रखेंगे, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। उसके बाद है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी है स्टूडेंट कोलकाता। ध्यान रखेंगे इस भी पॉइंट को। पश्चिम बंगाल की बेसिकली जो राजधानी है वो है कोलकाता। देन उसके बाद है झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची। रांची, जो रांची पागल खाना के नाम से मशहूर है। पागल खाना वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं और फेमस भी है, तो आप याद रखेंगे रांची। उसके बाद है बिहार। बिहार की राजधानी कौन भूल सकता है? पटना। ठीक है। एंड उसके बाद है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ। ठीक है, आप याद रखेंगे। उसके बाद उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और आपका पंजाब की भी राजधानी बेसिकली चंडीगढ़ है। तो आप याद रखेंगे दो स्टेट हरियाणा और आपका है पंजाब, दोनों की राजधानी है चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी स्टूडेंट बेसिकली आपका है शिमला। ठीक है, शिमला है। उसके बाद अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो सिक्किम। सिक्किम का है आपका गंगटोक। ठीक है। उसके बाद है आपका असम। असम का है दिसपुर। देन उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है स्टूडेंट आपका ईटानगर। ठीक है। नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है आपका कोहिमा। मणिपुर। मणिपुर की राजधानी स्टूडेंट है आपका, मणिपुर की जो राजधानी है वो है आपका इम्फाल। बिल्कुल इम्फाल है। ठीक है, आप याद रखेंगे। थोड़ा सा ये सिमिलर टाइप की स्टेट है तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। और मिजोरम, मिजोरम का है आइजॉल। ठीक। सो स्टूडेंट त्रिपुरा की अगरतला है, आप याद रखेंगे। और मेघालय की राजधानी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मेघालय की राजधानी क्या है। खैर ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको याद रखना ही पड़ेगा। हालांकि हम लोग ये चीज़ें याद करके भूल भी जाते हैं, बट मेरे को बहुत ज़्यादा याद है। आप इस सारे पॉइंट्स को याद कर लेंगे। चलिए, 8 जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है, उनको भारत की इस मैप में ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट हमारा यूनियन टेरिटरीज दिल्ली, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है दिल्ली है। एंड सेकंड हमारा है, यहाँ से मैं डिवाइड कर दूँ, ये हमारा है जम्मू कश्मीर और ये हमारा है लद्दाख।
तो 2 और 3 हमारे यूनियन टेरिटरीज हो गए। चौथा है स्टूडेंट आपका लक्षद्वीप। पांचवा हमारा है दमन दीव और दादर नागर हवेली को मिक्स कर दिया गया है। बेसिकली आप याद रखेंगे, ये हमारा पांचवा हो जाएगा। छठा है स्टूडेंट हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ध्यान रखेंगे, छठा है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सातवां हमारा है चंडीगढ़। ठीक है, सातवां हमारा है चंडीगढ़। स्टूडेंट आप याद रखेंगे कि जो सातवां हमारा है वो है चंडीगढ़। ठीक है, और आठवां एक और हमारा है यूनियन टेरिटरीज बेसिकली, जिसको आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे अगला यूनियन टेरिटरीज बेसिकली भारत का कौन सा है। ये HW है आपके लिए, जैसे मेघालय की राजधानी बताना और आपका 8वां यूनियन टेरिटरीज बेसिकली ढूंढना। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने इस लेक्चर में और समझने का प्रयास करते हैं कि अगले स्लाइड में बेसिकली क्या है। ठीक है, तो अगले स्लाइड में बेसिकली मैंने आपको बताया था कि भारत के पड़ोसी देश से ये चूँकि टॉपिक था, तो भारत की मुख्य भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ, ठीक है, सीमा साझा करता है। अब थोड़ा सा हम भारत के इस नक्शे पे भारत के पड़ोसी देश के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला जो देश है वो हमारा है बांग्लादेश। ठीक है, अब देखिए हम पड़ोसी देश सिर्फ नहीं जानेंगे कौन कौन है, हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कौन सा पड़ोसी देश भारत के किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो हमारा है बांग्लादेश। जो बांग्लादेश है वो आपका पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है, सिक्किम के साथ सीमा साझा करता है, आसाम के साथ, मेघालय के साथ एंड आपका त्रिपुरा के साथ और आपका मिजोरम के साथ, यानी बेसिकली 6 स्टेट के साथ। ठीक है, बेसिकली सिक्किम के साथ ये सीमा साझा नहीं करता, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और आपका मिजोरम, 5 स्टेट के साथ ये सीमा साझा करता है। ठीक है, बांग्लादेश सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला देश है, पड़ोसी देश है हमारा। ठीक है, बांग्लादेश जिसकी राजधानी है ढाका, याद रखेंगे आप। ठीक है, ढाका। ठीक है, दूसरा जो हमारा देश है पड़ोसी देश, अब सवाल यहाँ पे एक स्टूडेंट ये कि बांग्लादेश और भारत के बीच जो सीमा है, जो बाउंड्री है, उसका नाम क्या है, वो उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और आपको इस सवाल का जवाब ज़रूर देना है। चाहे आप गूगल कर लो या एलेक्सा से पूछ लो या किसी किताब में ढूंढ लो या आप अपने टीचर से पूछ लो या आप अपने सीनियर से, बट इसका जवाब मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए। उसके बाद आपका पाकिस्तान है। पाकिस्तान और भारत के बीच, पाकिस्तान और भारत के बीच जो सीमा है इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। मैक मोहन तो चाइना का है, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, और भारत पाकिस्तान के साथ कितने राज्य साझा करते हैं? नंबर 1 गुजरात, राजस्थान जो सबसे अधिक सीमा साझा करता है, पंजाब एंड ये आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये 3 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज़ इसके साथ सीमा साझा करते हैं। आप याद रखेंगे इस पॉइंट्स को। ठीक है, और इनके बाउंड्री की नाम है रेड क्लिफ सीमा रेखा। ठीक है, रेड क्लिफ आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा पड़ोसी देश है हमारा अफ़गानिस्तान, जो यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर शेयर करते हैं, लगभग 106 या 107 किलोमीटर का सीमा साझा करता है और इसके साथ आज का हमारा लद्दाख ही जुड़ा हुआ है जो यूनियन टेरिटरीज़ है। ठीक है, बेसिकली एक ही है। ठीक है, जो अफ़गानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद आता है आपका चाइना।
चीन। चीन आपका शुरू होता है यहाँ से और ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक आता है, ठीक है। अगर चीन की बात किया जाए तो चीन और भारत के मध्य जो रेखा है उसको हम लोग बोलते हैं मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन, ठीक है। मैकमोहन रेखा इसे कहा जाता है और इसमें राज्य आपका लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, या आपका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरीज बेसिकली चाइना के साथ सीमा साझा करता है स्टूडेंट, ठीक है। आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। उसके बाद जस्ट इससे अगर देखा जाए तो इससे एक छोटा सा देश है जिसका नाम है नेपाल। नेपाल बेसिकली भारत के साथ बहुत लंबा तो नहीं बट बहुत कम सीमा साझा करता है, जिसमें आपका फर्स्ट स्टेट है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और आपका है थोड़ा सा बंगाल और आपका है सिक्किम। ये 5 स्टेट बेसिकली नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे नेपाल की राजधानी क्या है। और मैं पाकिस्तान का इस्लामाबाद बता दे रहा हूँ, अफ़गानिस्तान का जो काबुल होता है पाकिस्तान का इस्लामाबाद, और चीन का होता है आपका बीजिंग। बट नेपाल हमारे यूपी से बहुत करीबी फॉरेन कंट्री है, आप इसका ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसकी राजधानी। उसके बाद हमारा स्टेट आता है बेसिकली देश आता है भूटान। भूटान बहुत कम सीमा साझा करता है। भूटान ही एकमात्र ऐसा देश है जो अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं हुआ था, आपने जनरल नॉलेज में पढ़ा होगा। बिकॉज़ भूटान एक सर्वसंपन्न देश था ही नहीं, लूटने के लिए कुछ था ही नहीं, तो लूटेंगे क्या उसे, कॉमन सेंस वाली बात है यार, ठीक है। भूटान में आप भूटान से सीमा साझा करने वाला जो देश राज्य है बेसिकली वो आपका सिक्किम है। सिक्किम के बाद आपका आता है मेघालय, बेसिकली मेघालय नहीं, असम और अरुणाचल प्रदेश। ये अप्रॉक्सीमेट 3 स्टेट होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपका है म्यांमार। म्यांमार के साथ कौन कौन सीमा साझा करता है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। ये म्यांमार के साथ बेसिकली सीमा साझा करते हैं, ठीक है। म्यांमार का बहुत पहले नाम बर्मा था और यहाँ के संविधान बनाने में मिस्टर बी.एन. राव का बहुत बड़ा योगदान है म्यांमार का कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन करने में, यानी बनाने में, ठीक है। उसके बाद ये तो आपके थे स्थलीय देश, यानी जो स्थल खंड द्वारा जुड़े हो। ये जितने भी आप देश देख रहे हैं, ये जो पड़ोसी देश देख रहे हैं, ये स्थलीय देश है, यानी स्थलीय पड़ोसी देश है जो स्थल खंड से जुड़े हुए हैं। अगर जलीय देश देखेंगे तो जलीय देश में आपका आता है श्रीलंका, रावण का देश, ठीक है। श्रीलंका बेसिकली भारत और श्रीलंका, यहाँ तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच एक पाक जलडमरू मध्य है, ठीक है। बेसिकली इसको हम लोग पंबन द्वीप भी बोलते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग बाई पुल जाया जाता है। और एक है हमारा यहाँ पे मालदीव। 2 भारत के जलीय पड़ोसी देश है, श्रीलंका जिसकी राजधानी है आपका कोलंबो, और आपका मालदीव, इसकी राजधानी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि मालदीव की राजधानी बेसिकली क्या है। सो स्टूडेंट फटाफट एक बार मैं आपको रिकवर कर दे रहा हूँ। जो स्थलीय पड़ोसी देश है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। और जो तटीय देश है या जलीय देश है उसमें है आपका मालदीव और श्रीलंका। तो ये 2 स्टेट हैं आपके, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट ये आता है एक ज्ञात कीजिए वाला वर्क। हालांकि मैंने आपको डायग्राम समझाया, हालांकि फिर भी एक एक पॉइंट्स कर लेते हैं। पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। बेसिकली पश्चिमी तट पे कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश है, पूर्वी तट पे कौन कौन है, तो इसको आप इस मैप में आकर के समझ सकते हैं कि बेसिकली पश्चिमी तट पे कौन है और पूर्वी तट पे कौन है। ये आपका पूर्वी तट जिसमें सिर्फ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
ये आपका पश्चिमी तट जिसमें है आपका लक्षद्वीप। तो ये आपका सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ये चीज़ जानने वाली है कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है ना, आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका है राजस्थान, जिसकी राजधानी है आपका जयपुर। और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाता है आपका गोवा। ध्यान रखेंगे, गोवा, जिसकी राजधानी पणजी है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात की जाए 2011 की जनसंख्या के जनगणना के अनुसार, तो आपका सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है आपका सिक्किम। याद रखेंगे स्टूडेंट, सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था। जब अंग्रेज राज करते थे तो ये भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम आपका एक देश था, स्वतंत्र देश था, जिसको हम लोग 35वें संविधान संशोधन करके भारत का एक सह राज्य बनाया गया। उसके बाद 36वें संविधान संशोधन करके भारत का एक संपूर्ण राज्य का दर्जा सिक्किम को दे दिया गया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा गोवा, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा सिक्किम, ठीक है। चलिए प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं। कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श करते हैं? बड़ा सिंपल है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में आपका तटीय और स्थलीय दोनों आ जाएगा। आइए इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहला नंबर, अंतर्राष्ट्रीय अगर तटीय की देख लिया जाए, गुजरात एक तटीय सीमा से टच करता है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये तटीय राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच करते हैं। अगर स्थलीय देखा जाए स्टूडेंट, तो स्थलीय में आपका गुजरात है, राजस्थान है आपका, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, इधर आपका कश्मीर और इधर आपका लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, बंगाल, मेघालय, आसाम और अरुणाचल प्रदेश भी है आपका, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। देखिए, जब भी मैं मैप समझाऊं, आप अपने कॉपी का मैप निकाल लीजिए, बुक का मैप निकाल लीजिए और उस पर टिक कीजिए, उस पर पेंसिल से हाईलाइट कीजिए या अंडरलाइन कीजिए बेसिकली, या आपके पास हाईलाइटर होगा तो उसे हाईलाइट कीजिए, ठीक है, ताकि आपको मैप समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट अगर प्रश्न देखा जाए तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। देखिए, मैंने अभी बताया आपको कौन कौन से राज्य किस किस देश से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। इसी तरह से अन्य शेष वर्ग बनाइए। ये आपका काम है स्टूडेंट, आप इसको आप ज़रूर करेंगे। लास्ट आ गया आपका, लास्ट स्लाइड है और अंतिम है। क्या आप जानते हैं? नो, नहीं जानते हैं, ये आप कह रहे हैं। बुक कह रहा है क्या आप जानते हो, आप कह रहे हैं कि नो, नहीं। बताइए सर, 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे। वो तो आज भी है सर, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य। बट पहले थे प्रांत और रियासतें। प्रांत क्या था स्टूडेंट? जिस पे जो अंग्रेज थे, यानी जो अंग्रेज थे वो प्रत्यक्ष रूप से शासन करते हो, माने वह भारत का क्षेत्र जिस पे अंग्रेजों का शासन हो, अंग्रेजों ने लूट करके, घेराबंदी करके उस पे शासन अगर चला रहे हैं, तो वह उस समय का प्रांत था, जिसे हम लोग ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र भी कहते थे। दूसरा है आपका रियासत। रियासत क्या था? जो उस टाइम में राजा का अधिकार क्षेत्र था। जो भारत के राजा थे,
जो मुग़ल के कुछ वंशज थे या जो भी राजा थे राजस्थान, गुजरात और भी हैदराबाद रियासतों के, उनका आधिपत्य था, उनका अधिकार क्षेत्र था, उन्हें रियासत कहा गया। ठीक है। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे। बेसिकली मैंने आपको बताया कि जो प्रांत था उस पर वायसराय नियुक्त करता था प्रांतों पर शासन करने के लिए। ठीक है। और ये जो आपके प्रांत था ना जिस पे ब्रिटिश का अधिकार था, ये राज्य, ये क्षेत्र सबसे ज़्यादा परेशान थे अंग्रेज़ों से। और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। बेसिकली जो उस स्थानीय क्षेत्र में जो राजा थे उन्हीं के पैतृकता का मतलब क्या होता है कि अगर पिताजी राजा हैं, अगर वो बूढ़े हो गए हैं या गुजर गए हैं, तो उनकी जो औलादें या जो संतानें होंगी वो फिर राजा का कार्यभार संभालेंगी। तो ये पैतृकता इसको बोलते हैं। आज के टाइम में जब से कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ इंडिया में, तब से ये पैतृकता प्रणाली ख़त्म हो गया। आप आइए, इलेक्शन लड़िए और जीतिए और सत्ता ले लीजिए। बट आज भी स्टूडेंट इंग्लैंड में ये प्रोसेस चलता है। पैतृकता, राजा का बेटा ही राजा होगा वहाँ पे। बेसिकली वहाँ के जो क्राउन है, जो राजा है, वही देश को कंट्रोल करते हैं। भले ही एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, बट मैक्सिमम पावर राजा के अंदर ही होता है। ठीक है। तो स्टूडेंट ये रहा हमारा अंतिम स्लाइड। ठीक है। क्लास नाइन्थ के ज्योग्राफी का, जिसके हमने एक ही वीडियो में वन शॉट में भारत का आकार और स्थिति वाले लेक्चर को हमने फिनिश कर दिया। और स्टूडेंट ये आपका फर्स्ट चैप्टर था। ऐसे ही हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर यानी सेकेंड चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये लेक्चर कैसा रहा, आपको कितना बेनिफिट रहा आपके लिए। और अगर आप इसको 2 या 3 बार देखते हैं तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तब आप अपने सामने एनसीईआरटी खोल लेंगे, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले और समझने में दिक्कत ना हो। मैप को ऑब्ज़र्व करके आप समझ सकते हैं। सो स्टूडेंट मिलते हैं अगले चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए नमस्कार।